हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। और मैं हूं आपका दोस्त अहमद तिवारी और ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आज आपकी पॉलिटी की क्लास है जो कि आपको मिल रही है। और पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको 30 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य पर चल रहे हैं दोस्तों, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ को टारगेट करके लिए हुए हैं। तो बिना टाइम के वेस्ट किए चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा जो टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके आने वाले 3-4 भागों में कंप्लीट होंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसे हम एक भाग में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये मौलिक अधिकार आपके 3 से 4 क्लासेस में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये शुरू कर दे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं पहले ये समझिए। देखिए, आप सभी को भारतीय संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, है ना, जो आपको प्राकृतिक तौर पर मिले हुए हैं। अधिकार जो कि आपको प्राकृतिक तौर पर मिले हुए हैं भारतीय संविधान से। ठीक है, अब देखिए संविधान पर हमें अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रा समझिए। हम सभी ने पढ़ा था कि हम 200 साल तक गुलाम रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 200 साल तक गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों ने गुलामी के दौरान हमारे कई अधिकारों का हनन किया, हमें बहुत सारा शोषण किया, हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। ठीक है, तो जब हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, हमारा शोषण हुआ, तो इस वजह से लोगों की जो अधिकार थे उन्हें बिल्कुल नहीं मिले। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक वो टीस रहती है, वो एक कमी रहती थी, ये रही। तो जब हमारे संविधान बनने की होड़ शुरू हुई तो कई बार, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी पृष्ठभूमि में, कि कैसे कैसे कई बार चीज़ें उठी कि मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, है ना। फिर उस समय थी ब्रिटिश सरकार जो बार बार इस चीज़ का खंडन करती रही कि हम मौलिक अधिकार देने की बात को खंडित कर देगी। उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि मौलिक अधिकार यदि वो हमें दे देती तो फिर वो हमारा शोषण किस आधार पर कर पाती, क्योंकि हम अदालत में जाते और अपने अधिकारों के लिए लड़ते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों के चलते हमारे मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक जो बातें कही गई, मांगी गई, उन मांगों को रद्द किया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो फिर अब हम पहले पढ़ते हैं इसकी वैश्विक पृष्ठभूमि को। मौलिक अधिकार की वैश्विक पृष्ठभूमि जो है वो कहाँ से आई थी। तो वैश्विक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो बात जो होती है मौलिक अधिकारों की, ये ब्रिटेन से शुरू होती है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की जो बात जो होती है ये ब्रिटेन से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही जो है मौलिक अधिकार शब्द निकला था, ब्रिटेन से ही मौलिक अधिकार शब्द का उत्पादन हुआ था। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आराम से समझें। मौलिक अधिकार कंसेप्ट को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था ये दूसरी चीज़ है। हमने अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकारों के कंसेप्ट को, भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन जो मौलिक अधिकार जो शब्द इसका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। और ये कब हो गया था ब्रिटेन में? ये हुआ था 1215 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी लोग इस डेट को। 1215 ईस्वी में मौलिक अधिकार शब्द का उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था, और ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा 1215 में एक हस्ताक्षरित अधिकार पत्र, जिसे बोला गया था मैग्ना कार्टा, जिसे क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा बोला गया था। ठीक है, अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा। तो यहीं से मैग्ना कार्टा वर्ड की उत्पत्ति भी हुई थी। तो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्तांतरित अधिकार पत्र लाया गया और उसे मैग्ना कार्टा बोला गया। और इस मैग्ना कार्टा के जरिए ब्रिटिश नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, और इस ही मैग्ना कार्टा को जो कि 1215 में अधिकार पत्र हस्तांतरित किया था ब्रिटेन के सम्राट ने, इसे प्रथम लिखित दस्तावेज माना गया है। इसे प्रथम लिखित दस्तावेज माना गया है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रिटेन से होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि अब जब ब्रिटेन में मौलिक अधिकार शब्द की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद हम पहुँचते हैं फ्रांस। ठीक है, तो जब हम फ्रांस पहुँचते हैं तो फ्रांस में क्या चल रहा था? हमने सभी ने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति चल रही थी। ठीक है, तो इस के समय 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में, 1789 में एक बिल ऑफ राइट्स पास हुआ। बिल ऑफ राइट्स, याद रखेंगे इसको, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं अधिकार पत्र। ठीक है, ये एक लिखित दस्तावेज था और इस लिखित दस्तावेज के द्वारा 1789 से जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे, उन्हें कुछ मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त हुए। तो उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई 1215 में। उसके बाद फ्रांस में कहानी आती है और जो दूसरी बार जिन लोगों को
मौलिक अधिकार मिलते हैं वो थे फ्रांस के लोग, जिन्हें 1789 में एक अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जो है कुछ मौलिक अधिकार उन्हें दिए जाते हैं। अब क्या होता है, जब ब्रिटेन भी हो चुका है, फ्रांस भी हो चुका है, तो इसके बाद हम पहुंचते हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न जो कंसेप्ट है आपका, यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसका पूरा श्रेय अमेरिका को जाता है। सन 1791 में पहले एक चीज़ याद रखेंगे, जब अमेरिका का मूल संविधान बना, जब अमेरिका का मूल संविधान बना, तो इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखेंगे कि अमेरिका के मूल संविधान में आपके फंडामेंटल राइट्स जो थे वो नहीं थे। मूल संविधान में अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स को, आपके मौलिक अधिकारों को नहीं रखा गया था। पर 1751 में मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ अमेरिका के, और इस संशोधन के जरिए फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। और इसको जोड़ने के साथ ही अमेरिकन निवासियों को भी फंडामेंटल राइट जो है वो मिल गए। ठीक है, क्लियर। तो आप याद रखेंगे कि जो विल ऑफ राइट्स था इंग्लैंड का, जो वहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने दिया था, उसके द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों को मिला, उसके बाद फ्रांस के लोगों को मिला, फ्रांस के लोगों को 1789 में मिला, और उसके बाद 1791 में अमेरिकी लोगों को भी मिला था। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में याद रखना होगा। और इसके बाद हम सभी जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है उससे इस आइडिया को लेते हुए, फंडामेंटल आइडियाज़ को लेते हुए, हमने भारतीय संविधान में भी इसको लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आई होप आप सभी के लिए ये बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि इसकी पृष्ठभूमि और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो 1215 से इसकी कहानी जो है वो शुरू हुई थी। और मैग्ना कार्टा वर्ड आप लोग याद रखेंगे, मैग्ना कार्टा वर्ड वो कहलाता है राजपत्र, जिसमें इसके बारे में बात करी गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, कि जो हमारा संविधान है, ये हमारा जो संविधान है यह है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारे संविधान के भाग 3 में, यहाँ पर 30 लिख गया है दोस्तों, आप इसे सुधार लेंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं। मैं इसे एडिट कर दूंगा, ये पीडीएफ आपको देने से पहले मैं इसे एडिट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप सुधार लें और अपनी नोटबुक में कहीं नोट कर लें कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब भारत संविधान के भाग 3 को और अनुच्छेद 12 से 35 तक के हिस्से को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इसी पूरे भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है भारतीय संविधान के लिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्यों के लिए संविधान निर्मात्री सभा अमेरिकी संशोधन विधेयक से प्रभावित रही थी। हम सभी को पता है कि अमेरिकी संसद विधेयक हुआ था, उसके बाद ही यह जो चीज़ें हम तक पहुंच पाई थी। ठीक है, और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि संविधान विधेयक की भारत में यदि मांग की बात करें, हमने पृष्ठभूमि तो देख ली, विदेशी पृष्ठभूमि, ग्लोबल बेस तो देखा, लेकिन इंडिया में कहाँ आनी शुरू हुई थी। तो इंडिया की यदि हम बात करें तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इंडिया में यदि हम बात करें, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर समझाना चाहूँगा आपको कि इंडिया में सबसे पहले 1895 में, याद रखेंगे 1895 में एक संविधान विधेयक पास किया गया था। किसके द्वारा संविधान विधेयक पास किया गया था? सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग को लेकर। ठीक है, सर्वप्रथम 1895 में मूल अधिकार की मांग को लेकर एक संविधान विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसकी मांग को नहीं माना गया। इसके बाद सन 1925 में 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा जो कॉमनवेल्थ के बिल के द्वारा मांग की गई थी, किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। 1925 में किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ बिल के थ्रू जो है वो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसका खंडन किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। और उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा
1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा पुनः मांग की गई थी, जिसका भी खंडन कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन, किन किन कांग्रेस अधिवेशन में इस चीज़ की बात करी गई थी। तो याद रखेंगे 1927 में 1927 में हुआ था आपका मद्रास अधिवेशन, इसे याद रखेंगे। और 1927 के बाद 1930 का आप याद रखेंगे कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशनों में मूल अधिकार को लेकर बात उठी थी। ठीक है, इसके अलावा 1931 में जब हम पहुंचते हैं तो 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, हम सभी जानते हैं। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था, लेकिन 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और यहीं पर गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, मूल अधिकारों की मांग रखी थी। ठीक है, और 1934 में जब ये मांग रखी गई 1931 में, तो 1934 में जो संयुक्त संसदीय समिति थी, उस समय किसकी समिति थी, ये ब्रिटेन की समिति थी। तो संयुक्त संसदीय समिति ने इनकार कर दिया कि भाई हम आपको राइट नहीं देंगे। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि यदि वो राइट दे देते तो उन्हें यह भी अधिकार देना पड़ता कि आप अपने अधिकारों के लिए अदालत जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है भारतीयों की शक्ति बढ़ जाती और वो भारतीयों को ना तो डोमिनेट कर पाते, ना ही उनको एक्सप्लॉइट कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने मना किया। ठीक है गाइस, इस चीज़ को आई होप आप सभी लोग अब याद रखेंगे। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी, भारतीय पृष्ठभूमि थी कि किस किस तरह की चीज़ें हमारे भारत में चली थी हमें अधिकार दिलाने के लिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर हमने देख लिया यहाँ पर कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें हमने बात करी है संविधान में मौलिक अधिकारों की। आगे बढ़ते दोस्तों, मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से, क्योंकि क्या होगा, यदि मूल अधिकार होंगे तभी सारी चीज़ें प्रॉपर और व्यवस्थित होंगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। राजनीतिक लोकतंत्र जो होता है, एक लोकतंत्र भारत में या किसी भी देश में नहीं बन पाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि यह अधिकार देश में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। मतलब क्या होता है कि देखिए, देश में यदि व्यवस्था बनाए रखनी है तो सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन अब उन कड़े कदमों से हमारी स्वतंत्रता, हमारी जो आज़ादी है, लिबर्टी है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो वो बाधित ना हो और हमारी आज़ादी की सुरक्षा बनी रहे, ये इस चीज़ को पक्का कौन करता है, इस चीज़ को पक्का कौन करता है, आपके अधिकार करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स इस चीज़ को पक्का करते हैं। वही हम बात करें कि विधानमंडल के कानूनों के क्रियान्वयन में तानाशाही को मर्यादित करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके संवैधानिक अधिकार हैं कि आपको भाषण देने का, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। तो ये जो अधिकार हैं ये एक तरह से तानाशाही को मर्यादित करते हैं कि आपके ऊपर तानाशाही नहीं की जा सकती, आपको आपकी बात कहने से नहीं रोका जा सकता, आपको पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, आपको अपने धर्म मानने से नहीं रोका जा सकता। यदि ये चीज़ें रोकी जाए तो तानाशाही होगी। लेकिन आपका भारतीय संविधान आपको क्या देता है, मौलिक अधिकार देता है। इन मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो आप किसके पास जा सकते हैं, न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। तो न्यायपालिका यदि आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए कड़े कदम उठा सकती है, कड़े निर्णय दे सकती है। तो एक प्रकार से ये इनडायरेक्टली तानाशाही को क्या किए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, कि विधानमंडल की जो तानाशाही है उसको रोके हुए हैं। वही हम बात करें, इनका उद्देश्य कानूनों की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों के। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, यदि व्यक्तियों की सरकार होगी, व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से बात करेंगे, लेकिन यदि कानूनों की सरकार होगी, कानूनों की सरकार होगी मतलब गवर्नमेंट बाय लॉ एंड गवर्नमेंट फॉर लॉ, मतलब लॉ के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमियों के लिए हो रही है तो कुछ विशेष व्यक्तियों को ये फ़ायदा पहुंचा रही है, बाकियों को नहीं पहुंचा रही। तो एक आइडियल गवर्नमेंट क्या होती है, कानूनों की सरकार होती है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ या गवर्नमेंट बाय लॉ होती है। इस चीज़ का सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं इस चीज़ पर। अगली स्लाइड पर हम पहुंचते हैं और अगली स्लाइड पर क्या है कि मूल अधिकारों के नाम की बात की जा रही है कि मूल अधिकारों का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ठीक है, मूल अधिकारों का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, तो ज़रा ऐसे समझिए कि मूल अधिकारों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को यह एक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब भारतीय नागरिकों को गारंटी प्रदान की गई है कि आपके किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा, आपको किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो यही एक गारंटी और सुरक्षा है। और वहीं हम बात करें राष्ट्र और उनके मूल सिद्धांत हैं, यह राष्ट्र और उसके मूल सिद्धांत है, जो हमारा भारत राष्ट्र है, यही हमारे मूल सिद्धांत हैं।
इसका आगे हम बात करते हैं कि इसे मूल सिद्धांत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक क्यों है? विकास के लिए आवश्यक इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, यदि उसको एजुकेशन का राइट है, पढ़ने की स्वतंत्रता है तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं जिससे हमारे चारों तरफ विकास के रास्ते जो खुल जाते हैं, है ना। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे या तानाशाही की बात करें तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, या आप आज़ादी से घूम नहीं सकते, या आप कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटिश एरा की हम बात करें तो शुरुआत में ऐसा था कि पीएससी देने का अधिकार जो था वो कुछ ही लोगों को था, भारतीयों को तो नाम मात्र के अधिकार थे। तो वहाँ पर उनका विकास रुक गया था ना ऊंची पदों पर जाने का। ठीक है, वहाँ पर उन्हें खेती करने नहीं मिलती थी अपने मन से। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग कराई जाती थी, क्लियर, वो स्लेव रहते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके विकास को रोकती थी। लेकिन जब आपको मौलिक अधिकार आपके मिल जाते हैं तो आपका चहुमुखी विकास के रास्ते भी क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो यही एक चीज़ है कि आपके संविधान में जो एक छोटी से छोटी चीज़ को रखा गया है उसको बहुत सोच समझ कर रखा गया। यदि एक किसी ने बोला है कि यदि एक दिन के लिए भी यदि संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव देखने मिल सकता है अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ज़रा हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करें, हम अपने फंडामेंटल राइट्स की यदि बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं ज़रा आइए देख लेते हैं। तो हमारे मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, लोग ऑफेंस नहीं होंगे, पहले मेरी बात पूरी सुनेंगे। मूल रूप में जब संविधान बना था मतलब 1950 की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस समय हमें इतने मौलिक अधिकार प्रदान थे। कितने थे? 7। जब हमारा संविधान बना 7, और करंट में हमारे पास 6 हैं। अभी हमारे पास 6 हैं लेकिन पहले कितने थे? ये 7 थे। तो अब ज़रा देखते कि ये बदलाव क्यों आया, ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार थे? 7। पहला था समता का अधिकार। जो समता का अधिकार था आपका, समता या समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में वर्णित है, 18 में दिया गया है। मतलब आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक लिखा हुआ है। वहीं स्वतंत्रता की हम बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, एक क्रम है पूरा, इसी क्रम में आप याद रखेंगे, और इसी क्रम में यदि आप याद रखेंगे तो इसी क्रम में आपको बिल्कुल इनके आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 के अंदर वर्णित है। वही धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, मतलब जो सेक्युलरिज्म की बात होती है बेसिकली, वो आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक दिया गया है। वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की हम बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 के तहत दिए गए हैं। और वहीं यदि हम संपत्ति के अधिकार की बात करें तो संपत्ति का जो अधिकार है आपका, ठीक है, और इसके बाद आपका जो अधिकार है सांप्रदायिक उपचारों का अधिकार। ये जो 2 अधिकार हैं आपके, ठीक है, ये जो 2 अधिकार हैं बाकी के आपके, इन अधिकारों की हम बात करें तो इसमें से संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया जाएगा। तो अब आपके कितने अधिकार बचेंगे दोस्तों? आपके 6 अधिकार बचेंगे। यहाँ पर टोटल कितने अधिकार बचेंगे आपके? फिर 6 अधिकार बनेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि जब सभी तो 1950 में जब अधिकार मिले तो 7 मिले, लेकिन अब 6 क्यों बचे? तो समझिए कि जब हमारा 44वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जब हमारा 44वां संविधान संशोधक विधेयक आया 1978 में, तो इसके तहत मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो याद रखेंगे ये एक आपका ई फैक्ट बनता है, ईपीएफओ फैक्ट बनता है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक 1978 के तहत मूल अधिकारों को की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे कि संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मतलब 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया एक कानूनी अधिकार बनाकर आपका। और वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार बचे अब इस तरह से। अब तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 7 से 6 कैसे बचे हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं की। ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषताएं की, तो कुछ मूल अधिकार जो हैं सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, और यहाँ पर एक वर्ड आप सभी लोग जोड़ लें, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। यदि हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 15
आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, इसके तहत जो अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है, जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है उनको ये अधिकार नहीं मिलता है, उनको ये अधिकार नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ मूल अधिकार हैं जो सभी के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी मूल के नागरिक हों। और मौलिक अधिकार सीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं, सीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट कभी नहीं होते हैं आपके राइट्स, ये हमेशा हम सभी ने पढ़ा था, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। आपको जो अधिकार मिले हैं ये एब्सोल्यूट नहीं हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो जो आपके संविधान में मौलिक अधिकार उनको दो श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है ना। जैसे कि कुछ निषेधात्मक हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये इस पॉइंट को मैं बता दूं आपको कि जिन कारणों पर प्रतिबंध लगाया गया है वह उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करती है? न्यायपालिका। मान लीजिए यदि किन्हीं कारणों से आपके अधिकारों पर प्रतिबंधित लगाया भी जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो वो उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगी? इसका निर्णय न्यायपालिका करती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर इनमें ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमानी रवैये के खिलाफ हैं। मतलब आपके जो अधिकार हैं वो राज्य के मनमाने रवैये को रोकते हैं, मनमाने रवैये की अवहेलना करते हैं, मनमाने रवैये को विरोध करते हैं, ठीक है। वही हम बात करें जैसे कि आपको भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये आपको यदि राष्ट्र में सरकार कुछ गलत करती है तो उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये मनमाने रवैये के खिलाफ हुई ना। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं कि इसमें कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं और कुछ सकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, है ना। मतलब कुछ निषेधात्मक होते हैं और कुछ सकारात्मक होते हैं। अब हम बात करते हैं जो नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जो राज्य की शक्ति को सीमित करने से होते हैं, है ना, जो राज्य के प्रतिकार को सीमित करने से संबंधित हैं, राज्य की शक्ति को सीमित करने से संबंधित हैं। और दूसरा, इनमें से कुछ सकारात्मक प्रकृति के होते हैं जो राज्य के व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराने से संबंधित होते हैं, जो राज्य के व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया कराने संबंधित होते हैं। तो आपके जो अधिकार है वो दो वर्गों में बांटे गए हैं, एक नकारात्मक या निषेधात्मक और दूसरे सकारात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है, इनसे मतलब आपका क्या है, जब भी आपके संविधान में आपके संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपके पास न्यायालय जाने की अनुमति है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मैटर पहुंचता है ऐसा जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस स्थिति में जितने भी केस चल रहे होते हैं उनको रोक दिया जाता है और जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का केस होता है इसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इसे क्या दी जाती है? टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में को कुछ तो न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि आपके किसी भी अधिकार का हनन ना हो, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, संसद इसमें बदलाव कर सकती है। हम सभी ने देखा था स्थायी नहीं, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, 44वें संशोधन में जो कि 1978 में हुआ था, उसमें आपके एक अधिकार को हटा दिया गया था और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये स्थायी नहीं है, संसद चाहे तो इसमें युक्ति युक्त बदलाव कर सकती है, मतलब जस्टिफाइबल जो है वो चेंजेस ला सकती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें याद रखेंगे आपकी, मौलिक अधिकारों में बदलाव केवल संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है, सामान्य विधेयक के द्वारा नहीं। मतलब जब सामान्य विधेयक पारित करके आप संविधान को संशोधन नहीं कर सकते। हम सभी ने पढ़ा था कि देखिए राज्य बनाना है, राज्य की नई सीमा बनाना है, जब हमने पढ़ा था संघ और उसके क्षेत्र में, तो हमने देखा था कि कोई नया राज्य बनाना है या दो राज्यों को मिलाना है तो ये साधारण विधेयक से हो सकता है। लेकिन सोचिए आपको जो स्वतंत्रता मिली, आपको जो अधिकार मिले वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उन्हें साधारण विधेयक से पारित नहीं किया जा सकता, उन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि संविधान ने आपके अधिकारों को कितनी बड़ी शक्ति दी है और कितनी महत्वपूर्णता दी है। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। हम सभी को पता है कि जब भी कोई इमरजेंसी लगती है तो आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान भी कुछ अधिकार हैं जो आपसे नहीं छीने जाते, जो अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत आपको दिए गए हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, इस चीज़ का आप सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए,
ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 33 के अनुसार सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और ऐसी अन्य सेवा से संबंधित क्रियान्वयन में संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ठीक है, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में जब इन चीज़ों से संबंधित कोई क्रियान्वयन चल रहा है, उस स्थिति में आपके अधिकारों को छीन लिया जा सकता है। ठीक है, और अधिकार कई बार प्राकृतिक रूप से आपको वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगा है तो आपके अधिकार स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है, छीन लिए जाएंगे, और जैसे ही राष्ट्रीय जो आपात है वो हटेगा तो वो प्राकृतिक तरीके से आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब राष्ट्रीय आपात हटा है तो उसके द्वारा कोई अनाउंसमेंट करना होगा, नहीं, आपको स्वतः ही आपके अधिकार मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल समझिए जो 33 अनुच्छेद के अनुसार बताया मैंने। तो यहाँ पर एक समझिए आप, AFSPA सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम जो कि 1950 में आया था। ठीक है, क्लियर, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसको समझिए आप जरा, ये क्या होता है। जैसे यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में क्या हुआ था, पूर्वी क्षेत्र में उस समय जो कुछ नक्सलिज्म गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ रही थी तो उन्हें एक अधिकार दिया गया था सशस्त्र बलों को, जिससे हम बोलते हैं AFSPA। तो इसके अनुसार वो किसी को भी उठा सकते थे, उसके लिए ने कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है या किसी को पूछताछ अदालत में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी को भी उठा सकते थे। और इसको लेकर बहुत सारे विरोध भी चल रहे थे दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे क्या चल रहे थे, विरोध भी चल रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। इसके अलावा ऐसे इलाकों पर भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहाँ पर फौजी कानून है प्रभावी है। जैसे कि हम बात करें, अफसफा भी इसी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर आप पूर्वी क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों को कुछ हद तक छीन लिया गया था। ठीक है, और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। यहाँ पर हमने बेसिक पढ़ा है। अब जो कल की क्लास हम पढ़ने वाले हैं, कल मतलब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्पस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्पस को, कि भाई आपके उद्देश्य क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं मूल अधिकारों के। उसके बाद हम अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ेंगे, और सामान्य अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद हम आर्टिकल नंबर 14 से आपके जो आर्टिकल्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी एक क्लास का रोड मैप होगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, साथ ही अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। थैंक यू वेरी मच।